हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि क्लास 12 की क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। क्या जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान द्विध्रुव क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव। तो दोस्तों, आप सभी को पता है एक बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्या करता है? एक बल आघूर्ण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो बल क्या होंगे। यानी कि बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी क्या होंगे। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बीच की दूरी दोगुना कर दिया, बीच की दूरी क्या कर दिया जाए? दोगुना। मान लीजिए दोगुना कर दिया जाए और इधर F2 आ जाए। क्या? 2F आ जाए। 2F आ जाएगा, एक गुना में है तो उधर जाके भाग, तो F से F कैंसिल, F इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 1, यानी कि F आ जाएगा, ये ना। तो F इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत विभव होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि शून्य होते हैं। इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं, शून्य में लगा देना है आराम से, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब, यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों? तो आप सभी को पता होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी। बी में क्या है? पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या? जब संधारित्र की पट्टिका का संधारित्र जब समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता बढ़ जाती है तो उसकी पट्टिका का क्षेत्रफल भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका से 5 भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 में किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित? किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होंगे कि किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होते हैं। किस पे? आवेश संरक्षण पर। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल आसान तरीका से बताना, समझना है तुम लोगों को। तो आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है दोस्तों? तो आप सभी को पता होंगे कि इसकी जो चालक की पदार्थ की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता किस पे कहा? चालक का प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तापमान पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका से समझना, और कोई हड़बड़ी वाली बात है ना। एग्ज़ाम लगीच आ चुका है, पर धीरे धीरे एकदम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में गलती ना करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्त, ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। यानी कि गतिमान चार्ज, एक गतिमान चार्ज क्या उत्पन्न करता है? तो क्या करता है दोस्तों? एक गतिमान चार्ज उत्पन्न क्या करते हैं?
तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि ए, बी और सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोला गया था केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी में लगा देंगे दोस्तों। ये नहीं कि ए वाला सही तो ए वाला मार देंगे, ए और बी दोनों सही था, इसलिए यहाँ पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में लगाएंगे सही। ठीक है दोस्तों, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। तो आते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, यानी कि अ मैग्नेटिक नीडल इज कीप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को एकदम ऑर्स्टेड ने क्या था, क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑर्स्टेड ने। तो लगा देंगे बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से 9 को भी समझना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं दोस्त, आप लोग तैयार जरूर करके जाइएगा और अंतिम तक वीडियो का बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव क्या करता है, यानी कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव क्या करता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि यह एक बल और एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। कौन, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र जब रखेंगे तो यह अनुभव क्या करता है, एक बल और एक बल की आघूर्ण। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10th नंबर आ चुका है दोस्तों। तो अब आते हैं 10th पे, देखते हैं 10th में क्या दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहित ऋणात्मक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहित ऋणात्मक है, अनुचुंबकत और लो चुंबकत पदार्थ के लिए, या केवल अनुचुंबकत पदार्थ के लिए, या लो चुंबकीय पदार्थ के लिए, या प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक यह इस पे निर्भर करता है, किस पे, प्रति चुंबकीय पदार्थ पे। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान तरीका से भी समझना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है, यानी कि लेंज का नियम किस पे आधारित होते हैं। तो लेंज का नियम दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं। लेंज का नियम ये नोट करके माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था लेंज का नियम। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो आते हैं बिल्कुल आसान तरीका से 12 भी समझेंगे। तो 12 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरण की इकाई क्या होंगे, स्वप्रेरण की इकाई क्या होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि स्वप्रेरण की इकाई होता है हेनरी। क्या होता है स्वप्रेरण की इकाई, हेनरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 13 तो बिल्कुल आसान तरीका से समझना है आप लोगों को। 13 में कोई हड़बड़ी वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो 13 में दिया हुआ है डीसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात क्या होंगे, डीसी परिपथ में यानी डायरेक्ट करंट में परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या होंगे। तो आप लोगों को पता होंगे दोस्तों कि इसमें जो डीसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात जो होंगे वो अनंत होंगे, क्या, इन्फिनाइट होंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट दोस्तों। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन का अनुपात हुआ है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात होगा 1 के बराबर या 1 से कम या 1 से अधिक या निश्चित नहीं है। तो आप लोगों को दोस्तों पता है स्टेप अप का
ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात होंगे तो आप लोगों को पता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। क्या हो जाएंगे? 1 से अधिक। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। अब आते पे 50 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे 15 भी कैसे बनेंगे। बिल्कुल इजी है, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को। तो एकदम थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन आने दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, एकदम कुछ नहीं। 15 में दिया हुआ है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त, यानी कौन सी यहाँ पे एग्जाम्पल सही होंगे? तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी किरणें इसके लिए अति आवश्यक है। कौन सी? पराबैंगनी। क्या लिखेंगे? पराबैंगनी किरणें बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पराबैंगनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल आसान तरीका से 16 भी समझाएंगे। और दोस्तों आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो स्किप मत कीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा कि वीडियो किस तरह लगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में दोस्तों को भी शेयर करना। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती, यानी कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि गामा किरणें जो होते हैं ना, कौन सी? गामा किरणें। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं? गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य बहुत न्यूनतम होते हैं, यानी कि न्यूनतम कमी होता है। तो गामा किरणें बिल्कुल इजी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा 16 का हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो 17 में ध्यान से देखिएगा। 17 क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा क्या होगा? काल्पनिक हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की बातें नहीं है और बिल्कुल आराम से पढ़ना है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से क्रैक करें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आसान है, देख के डरना नहीं है। किसी दूरदर्शी अभिदृश्य तथा नेत्रिक की फोकस दूरी क्रमशः f तथा f है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होते हैं क्या? f अपॉन में, यानी कि कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सी में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया हुआ है दोस्तों? एकदम 90 बिल्कुल आसान तरीका से समझना है दोस्तों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम सेंटर पे जाके दहा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चिंता की बातें हैं नहीं, थोड़ा सा भी चिंता की बातें हैं नहीं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में दोस्तों को भी शेयर करना। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो 19 में दिया हुआ है प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार है। प्रकाश का विवर्तन के लिए अवरोध का आकार है, तो कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी कि प्रकाश के विवर्तन के अवरोध का आकार किसके कारण होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना अति आवश्यक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे वह परिघटना जिसमें प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति के अनुप्रस्थ होती है, किसमें होता है दोस्तों? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, किसमें? ध्रुवन में।
इसमें ध्रुवन, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से ध्रुवन में आ जाएंगे दोस्तों। क्या वह परिघटना जिसमें प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है वह किसमें कहलाता है? ध्रुवन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अच्छे लिख दीजिएगा, ख़राब लगा हुआ तो ख़राब लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।